बच्चों, आज मैं आपको हिस्ट्री का 3rd चैप्टर कराने जा रही हूँ, जिसमें से आपको देखेंगे द रूलिंग द कंट्री साइड 3rd चैप्टर है। तो सबसे पहले देखेंगे द कंपनी बिकेम दीवान। बंगाल की दीवानी जो थी रॉबर्ट क्लाइव को मिल गई थी। अगर आप देखेंगे बुक में तो एक पेंटिंग के थ्रू पता चलता है। ये पेंटिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे कंपनी के दीवान रॉबर्ट क्लाइव 1785 में बने थे। तो उससे क्या था, अभी तक जो पैसे थे इन लोगों को भारत से कुछ भी चीज़ खरीदनी होती थी तो ब्रिटेन से लाके सिल्वर और गोल्ड लाके और भारत से रॉ मटेरियल खरीदते थे। लेकिन अब इन्हें रेवेन्यू जनरेट करने का काम मिल गया, तो यहीं से पैसा उन्हें मिलता था और यहीं से भारत की ही चीज़ों को ये लोग परचेज करते थे। नेक्स्ट है रेवेन्यू फॉर कंपनी। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दीवान बना दिया गया था। इन्होंने रेवेन्यू को जनरेट करने का काम, लगान लेने का काम किसको सौंप दिया? जमींदार को। और जमींदार ने छोटे छोटे जो किसान थे उनको दिया। रेवेन्यू एक फिक्स रेट रख लिया था, ये सोच के कि जमींदारों को जो रेवेन्यू मिलेगी वो हमें देंगे और उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, तो जो पैसा इनके पास रहेगा तो उससे ही वो फील्ड जो खेत हैं उनकी डेवलपमेंट, उनका उपजाऊपन बढ़ाने के लिए काम में लेंगे। लेकिन जमींदार ने ऐसा नहीं किया और खेतों की हालत और भी ख़राब हो गई। उसमें कोई भी अच्छे से फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जा रहा था, जिससे कल्टीवेशन धीरे धीरे कम होता गया। नेक्स्ट है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। बंजर होती जा रही थी ज़मीन, ज़रूरत थी कि उसको उपजाऊ बनाया जाए। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम। रेवेन्यू जनरेट करने का काम तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई प्रॉब्लम कि बंगाल में उस समय अकाल आया, फैमिन आया और उस ज़माने में करोड़ों लोग उस फैमिन में मारे गए, क्योंकि कुछ था ही नहीं। उनके पास बंजर हो गई थी ज़मीन और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए लोग भूखों मर गए। नेक्स्ट है अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया। उन्होंने नॉर्थ इंडिया के विलेजेस में कलेक्टर्स को भेजा, ज़मीन की नपाई की गई, प्रॉपर उसमें बाउंड्रीज बनाई गई और उसको लोगों को दिया गया। इस सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं? महलवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। तो नया सिस्टम क्या था? मैं पिछले वीडियो में बता रही थी महलवाड़ी सिस्टम। अब हम बात करते हैं मुनरो सिस्टम। दक्षिण भारत की अपनी अलग से प्रॉब्लम थी। वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक खेती नहीं हो रही थी, कोई ट्रेडिशन नहीं था खेती करने का। तो मुनरो एक नया सिस्टम लाए थे जिसको क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी सिस्टम। ये कहाँ पे लाया गया था? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है ऑल वाज नॉट वेल। नए नए सिस्टम तो लाए गए, हॉल्ट मैकेंजी लाए, मुनरो लाए, कैप्टन रीड लाए, लेकिन उससे किसानों की कोई दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, खेती में कोई सुधार नहीं हुआ। जमींदार तो थोड़ा सा अच्छे से वेल्दी हो गए, लेकिन किसानों की स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब होती गई। क्रॉप फॉर यूरोप। अंग्रेज़ों का ये था कि वो क्रॉप्स जो थी वो इस पर्पज़ से डेवलप करवाते थे, कल्टीवेट करवाते थे कि उनको वहाँ पे यूरोप में जो डिमांड होती थी वो वही क्रॉप यहाँ पे पैदा करवाते थे। क्योंकि अगर हम बात करें तो वहाँ पे जूट की बहुत उपयोगिता थी, कॉटन की बहुत उपयोगिता थी। मॉरिस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने नई प्रिंटिंग की तरीका खोजा था।
हमारे यहाँ पे कलमकारी प्रिंट होता था, मॉरिस ने प्रिंटिंग का नया तरीका खोजा था। तो कॉटन में वो प्रिंट बहुत अच्छे से हो जाता था। तो यूरोप में जूट, कॉटन, अफीम की खेती हमारे यहाँ की जाती थी, क्योंकि यूरोप में वहाँ पे अफीम से मेडिसिन बनाई जाती थी और बॉडी को गर्म करने के लिए अलग अलग चीज़ों में अफीम का यूज़ होता था। लेकिन अफीम की खेती से यहाँ पे बहुत कम पैसों में वो परचेज़ करके लेके जाते थे, और वहाँ पे जो कॉटन है, जूट है, यहाँ से रुई नॉर्मल सी खरीद के ले जाते थे। वहाँ पे जो फैक्ट्री में बना के बेचते थे वो जस्ट ट्रिपल और 10th गुना महंगा करके सामान हमारे यहाँ बेचते थे। नेक्स्ट, डच कलर हैव ए हिस्ट्री। अच्छा बच्चों, इंडिगो की खेती होती थी, आज हम कहते हैं नील की खेती होती थी। वहाँ पे यूरोप में, इटली में वुड नामक पेड़ से नील बनाई जाती थी। लेकिन जो वहाँ की नील थी वो रेड कलर की, कुछ येलो कलर की, पेल कलर का था, उतना अच्छा प्रिंट उससे नहीं होता था। लेकिन भारत में जो इंडिगो कल्टीवेट होती थी उसमें बहुत अच्छा ब्लू कलर आता था। तो हमारे यहाँ इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। नॉर्थ इंडिया में तो ये उन्होंने जो रैयतवाड़ी सिस्टम के थ्रू था कि 25% खेत में आपको इंडिगो ही पैदा करना होगा, और इंडिगो की खेती ऐसी होती थी जिससे अनफर्टाइल लैंड हो जाता था, ज़मीन बंजर हो जाती थी इंडिगो की खेती करने से। तो किसान नहीं चाहते थे कि इंडिगो की खेती हो। लेकिन यूरोप में भारतीय इंडिगो की बहुत डिमांड थी, तो यूरोप में यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी क्या, इंडिगो। वहाँ यूरोप के लोग इस चीज़ का विरोध करते थे, क्योंकि वहाँ की जो पैदा हुई इंडिगो वो उतनी अच्छी नहीं होती थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश टर्न टू इंडिया। ब्रिटिश लोगों को ये लगा कि भारत तो बहुत ही सोने की चिड़िया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो धीरे धीरे वहाँ के लोग भारत में आने लगे और यहाँ से जितना ज़्यादा हो सकता था चीज़ों को ले जाते थे, और हमारे यहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही थी। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो कैसे पैदा होती है इसकी भी आपको हिस्ट्री देखेंगे। एक पेड़ होते थे, इंडिगो के पेड़ होते थे, उससे इंडिगो ले जाके पत्तियों को तोड़ के और बड़े बड़े जो टैंक थे उनमें रखा जाता था, उनको गलाया जाता था। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही है, और इंडिगो ले जाके फिर बड़े बड़े टैंक में उनको गलाया जाता था। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके के ये टैंक हैं, इनमें 7-7 दिन रखा जाता था, फिर उनको कूट के फिर पत्तियों का कलर चेंज होता था, फिर छान के फिर सुखाया जाता था, उसके बाद इंडिगो बनके तैयार होता था। लेकिन इंडिगो की खेती से, जहाँ पे खेती होती थी उससे हमारे यहाँ के जो खेत थे वो बंजर होते जा रहे थे। नेक्स्ट है हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड? निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन, यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन जो था वो क्या था कि प्राइवेट लोगों को दे दी जाती थी ज़मीन, और वो लोग उसमें कल्टीवेशन करते थे। कंपनी कुछ एरिया अपने अंदर ले लेती थी और उसमें इंडिगो का कल्टीवेशन होता था। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि जिस फील्ड में इंडिगो पैदा होती थी आगे चल के वो अनफर्टाइल हो जाती थी। तो अंग्रेज़ों ने भारत की इकनॉमी को बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। यहाँ से जो चीज़ें लेके जाते थे, अनफिनिश्ड लेके जाते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और वहाँ अपने फैक्ट्रीज़ में जाके चीज़ों को फिनिश्ड गुड में तैयार करते थे। तो कॉटन ज़बरदस्ती करके हमारे यहाँ से किसानों से कॉटन खरीदी जाती थी बहुत कम पैसों में, और यूरोप में जाके उसको फिनिश्ड गुड में बना के हमारे यहाँ वापस बेचना शुरू करते थे, या अलग अलग जगह पे बेचते थे, और 100 गुना ज़्यादा महंगी चीज़, 10 गुना ज़्यादा महंगी चीज़ हमें खरीदने पे को बाध्य करते थे, क्योंकि यहाँ वो कोई चीज़ रॉ मटेरियल बचने ही नहीं देते थे, सारी चीज़ें रॉ मटेरियल अपने देश ले जाते थे।
तो बच्चों ये था आपका रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें दो सिस्टम मेन है, महलवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो था, महल का मतलब होता है विलेज, नॉर्थ इंडिया के विलेज में जो किसान खेती करते थे उसको महलवारी सिस्टम कहते थे, और साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया के जो किसान खेती करते थे उसको रैयत कहते थे। किसान को क्या कहते, पीजेंट्स को रैयत कहते थे, और किसानों द्वारा की गई खेती को रैयतवाड़ी सिस्टम कहते थे। ओके बच्चों, समझ में आया? आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ें, बुक के थ्रू समझें और अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, थैंक यू।